अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल्स। इसमें ये बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हम कौन कौन से तरीक़ों को अपनाते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है कि उसमें कोई देख सकें हम उसके कोई एरर्स या बग्स तो नहीं है, उसके अंदर किसी फंक्शनैलिटी पर उसका कोई बुरा असर तो नहीं आ रहा। तो इस प्रोसेस में सॉफ्टवेयर को चलाकर उसका बिहेवियर चेक किया जाता है ताकि हर तरीके से उसकी गलतियाँ या उसके जो एरर्स हैं ना या अनएक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट्स हैं उसको ढूंढकर हम उसको फिक्स करें। फिर इसके नेक्स्ट में हमारे पास इसके की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके, जिसमें हमारे पास आता है कि डिफेक्ट करना होता है, उसको डिटेक्शन करनी होती है, साथ उसकी डिफेक्ट डिटेक्शन मतलब कि बग्स का जो होता है उसको हमें पता लगाना होता है। सॉफ्टवेयर उसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर को रिलीज़ होने से पहले हम टेस्ट करना होता है ताकि हम कोई भी बग या एरर हो तो उसको हम फिक्स कर सकें। जल्दी बग्स ढूंढने से कॉस्ट जो सी वो बचती है और सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। फिर डिफेक्ट प्रिवेंशन आ जाता है, मतलब कि बग्स को रोकना। ऐसे टेक्निक्स या प्रोसेसेस को हमने इस्तेमाल करना होता है जो बग्स होने से पहले ही हम उनको प्रिवेंट कर सकें, तो इससे जो सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट होती है वो इम्प्रूव होती है। फिर यूज़र की स्पेसिफिकेशन आ जाती है इसमें, सेटिस्फेक्शन के यूज़र के लिए हम बेहतर जो सा वो एक्सपीरियंस को यूज़ करें, मतलब कि इंश्योर करना होता है कि सॉफ्टवेयर यूज़र की जो ज़रूरियात है उनके मुताबिक काम कर रहा हो और अच्छा एक्सपीरियंस शो करवाए। तो टेस्टिंग की हमारे पास टाइप्स होती हैं आगे, एक दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है हमारे पास मैनुअल टेस्टिंग और एक होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में हमारे पास ये होता है कि डायग्राम में हमें जैसे ये दिखाया गया है कि हम मैनुअली इसको टेस्ट करते हैं। इसमें हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग आती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आती है। फिर वाइट ब्लैक बॉक्स के अंदर हमारे पास फर्दर कैटेगरीज आती हैं, एक फंक्शनल टेस्टिंग, एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फिर इसके अंदर हमारे पास फर्दर आती हैं कैटेगरीज, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। फिर नॉन फंक्शन में हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज आती हैं, तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग में इस तरह होता है कि इसमें हम टेस्टर जो है वो खुद सॉफ्टवेयर को चेक करता है बिना किसी ऑटोमेशन टूल के, मतलब कि हम कोई टूल नहीं यूज़ करते हैं कि जिससे वो ऑटोमेटिकली सिस्टम का जो टेस्टिंग का क्राइटेरिया उसको चेक करे, बल्कि जो होता है ना डेवलपर जो होता है वो खुद ही उसको सॉफ्टवेयर को चेक करता है यूज़ करके, उसका कोड में कोई बग आता है तो उसको फिक्स करके। और ऑटोमेशन टेस्टिंग इसमें यह होता है कि हम इसमें कोई स्क्रिप्ट्स और सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ करते हैं ताकि टेस्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली चेक हो सके। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर हमारे पास ये होता है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, कोड की जो इंटरनल वर्किंग होती है ना उसको हमने टेस्ट करना होता है। इसमें हम इस टेक्निक को हम कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर की जो इनपुट और आउटपुट होता है हम सिर्फ उसको देखते हैं, अंदर के कोड को नहीं देखते कि अंदर क्या चल रहा है, हम सिर्फ उसकी जो एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज़ हैं हम सिर्फ उसको देखते हैं। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास ये होता है कि वाइट और ब्लैक बॉक्स का ये मिक्स होता है कि हम उसके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना उसको हम लेकर चलते हैं। तो इसको हमारे पास आगे फर्दर हमारा आ जाता है। इसमें फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, ये चेक करता है कि सॉफ्टवेयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है कि नहीं। इसमें हम यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग देखते हैं। यूनिट टेस्टिंग में ये होता है कि हम हर एक मॉड्यूल को अलग अलग से चेक करते हैं कि इसमें कोई बग तो नहीं है, कोई एरर है तो हमने इसको फिक्स करना है, कोई एक फंक्शनैलिटी है फिक्स स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है हमने उसको चेक करना होता है। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है कि हमने हर मॉड्यूल्स को चेक इकट्ठा करके मर्ज करके उनकी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी देखनी होती है कि वो आपस में काम सही कर रहे हैं कि नहीं। फिर पूरे सिस्टम की हमने टेस्टिंग करनी होती है। इसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसमें हम सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस, उसकी स्केलेबिलिटी और यूजेबिलिटी होती है ना हम उसको चेक करते हैं। इसमें हम लोड टेस्टिंग मतलब कि उस पर ज़्यादा लोड डाल के देखते हैं, ज़्यादा लोगों का काम उस पर होता है कि हम चेक करें कि ये जो हमारा सिस्टम ये क्रैश तो नहीं हो जाएगा। फिर स्ट्रेस टेस्टिंग होती है कि ये हमारे जो लोड होगा, जो हमारा ज़्यादा बर्डन होगा काम को, उसको वो बर्दाश्त कर सकता कि नहीं। फिर इसमें हमारे पास के स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है वो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कितनी होगी। फिर मेंटेनेंस टेस्टिंग में इसमें हम ये देखते हैं कि जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या उसमें नए फीचर्स ऐड होते हैं तो चेक किया जाता है कि नए जो चेंजेस आई हैं उसकी वजह से कोई पुरानी फंक्शनैलिटीज़ पर कोई खराबी तो नहीं पैदा होती। तो इसमें हम आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में देख लेते हैं मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है। इन दोनों के दरमियान हम देखते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग जो सी है वो टेस्टिंग ह्यूमन टेस्टर करता है किसी भी ऑटोमेशन टूल के बगैर। ये स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में ना ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए यूज़फुल होता है जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। तो मैनुअल टेस्टिंग में हम यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूज़र एक्सेप्शन टेस्टिंग को शामिल करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम करते हैं कि इसमें हम स्क्रिप्ट्स या टूल का यूज़ करके इसकी ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस है उसको हम चेक करते हैं। तो ये रिपीटिव जो सी टास्क होते हैं उसको फास्ट और एक्यूरेट बनाता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग से हम बार बार होने वाले जो टेस्टिंग है उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं कि हमने टेस्ट किया उसको काफ़ी टाइम लगा है
तो हमने उसको दोबारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, किसी ऑटोमेटिक टूल की वजह से वो उसको अगेन ही परफॉर्म कर देगा। फिर इसके फर्दर स्टेप्स में हम देखते हैं कि जो सी टेस्टिंग करनी होती है सॉफ्टवेयर की, उसमें क्या हमारे पास स्टेप्स आते हैं। इसमें हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन में ये होता है हम इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उनको हमने प्रॉपर्ली फॉलो किया है या नहीं किया। और वैलिडेशन में हम चेक करते हैं कि चेक करने के जो सॉफ्टवेयर यूजर्स की जो नीड होती है ना, उसको हम प्रॉपर्ली फुलफिल करके देखते हैं कि ये चेक हुई है कि नहीं। वेरिफिकेशन में हम एक छोटे छोटे वीडियोज़ में देखते हैं और वैलिडेशन में हम पूरे सिस्टम को वैलिड करते हैं कि ये हमारे सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा कर भी सका कि नहीं। फिर इससे आगे हमारे पास जो टेस्टिंग के लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि यूनिट टेस्टिंग में हर एक कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम उनके मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके इंटीग्रेट करके चेक करते हैं। सिस्टम की पूरी सिस्टम की जो टेस्टिंग होती है उसमें हम ये सिस्टम के सारे पूरे सिस्टम को हम चेक करते हैं। और एक्सेप्टेंस जो टेस्टिंग होती है उसमें ये होता है कि जो लास्ट स्टेज होता है ना, जिसको हम बीटा टेस्टिंग भी कह सकते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि वो पूरे को एक सिस्टम को एक दफ़ा से पूरा चेक करते हैं। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें हम सिर्फ चेक करते हैं उसको कोड के वाले से, और इसको हम कोड के वाले से नहीं चेक करते। एक्सटर्नल जो होती है चीज़ें उसको हम चेक करते हैं, और इसमें हम दोनों को चेक करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये है कि क्वालिटी को हम इंश्योर बनाते हैं कि उसकी क्वालिटी जो सी वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, उसमें कोई ना कोई खराबी ना हो, या जो हमने कोई बग आ गया या उसमें कोई एरर है तो उसको हम पहले फिक्स कर सकें ताकि उसकी क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। फिर कॉस्ट एफिशिएंसी होती है कि जितनी जल्दी हम टेस्टिंग ज़्यादा जल्दी करेंगे उसकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी कि हमने इस पर ज़्यादा टाइम दिया है तो हमारी कॉस्ट भी इस पर ज़्यादा होनी चाहिए। रिस्क मिटिगेशन होती है कि रिस्क कम से कम होता है इस पर, कि कोई ना कोई इस पर कोई अटैक नहीं हो सकता, या जो एरर्स थे या बग्स थे वो हमने पहले फिक्स किया है तो बाद में उसमें कोई ना कोई खराबी नहीं आ सकती। फिर रेपुटेशन मैनेजमेंट ये होती है कि डिलीवरी के बाद जो सॉफ्टवेयर की रेपुटेशन होती है ना, और टीम की रेपुटेशन होती है वो ठीक रहती है कि चलो इन्होंने अच्छा काम किया और सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, और दूसरे की नज़रों में ये चीज़ बेस्ट रहती है। टेस्टिंग फंडामेंटल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आगे आ जाता है डिज़ाइन पैटर्न्स में। अब डिज़ाइन पैटर्न्स वो रियूजेबल सॉल्यूशंस होते हैं जो डेवलपमेंट के दौरान बार बार सामने आने वाले प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से उसको हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है। ये एक टेम्पलेट की तरह वो काम करते हैं जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को एक मददगार साबित करते हैं। तो इसके की करैक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले यूजेबिलिटी के दोबारा इस्तेमाल करना। तो एक जो सा डिज़ाइन पैटर्न होता है उसको हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एक ही प्रॉब्लम ज़्यादा जगह हमारे पास आई है तो हम उसी को ही यूज़ करके सोल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को हम फिक्स कर सकें। स्टैंडर्डाइजेशन होती है कि ये डेवलपर्स के दरमियान एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। ठीक है। इससे जो टीम वर्क और कम्युनिकेशन होती है वो बेहतर होती है। एफिशिएंसी हमारे पास ये है कि डेवलपर्स जो होती है ना व्हील्स दोबारा नहीं बनाते, मतलब कि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने एक चीज़ दोबारा बनाई है तो उसको वो दोबारा डिज़ाइन नहीं करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे। अगर वो कहीं उसी सेम तरह का जो मटीरियल है या डिज़ाइन है कहीं और यूज़ होता है तो हम उसी को ही यूज़ करेंगे। इससे ये कि काम हमारा जल्दी से जल्दी होता है और रिलायबल डेवलपमेंट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे पास आ जाता है जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी जो डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास वो एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब कि वो एक ही चीज़ जो सी वो अलग अलग जगह पे आ रही है तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही है, उसकी समझने मुताबिकत ही है कि वो हर जगह पे उसकी डिपेंडेंसी पे खुद को अहल कर लेता है। तो इससे आगे हमारे ये यूज़ करते हैं, हम बताते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न को हम क्यों यूज़ करते हैं। मतलब इसमें ये आ जाता है कि हम इम्प्रूव कोडिंग क्वालिटी, कोडिंग की जो क्वालिटी होती है उसको बेहतर बनाना होता है। इसमें हम ये करते हैं कि कोड को हम रीडेबल, मेंटेनेबल और एक्सटेंडेबल बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस को बेस्ट करते हैं, और उसकी जो टेस्टिंग होती है उसमें हम जो प्रूफ लेके आना होता है हमने टेस्टिंग में वो हम इसमें आसानी से लेके आ सकते हैं। फिर इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेवलपर्स को जो कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए जो मुश्किलात साबित दरपेश होती हैं उसको हम फिक्स कर सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में फास्ट और एफिशिएंट मददगार साबित होता है। और लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशंस, इसमें हम देखें तो ये इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि तजुर्बा का जो फ़ायदा होता है ना उसमें हम डिज़ाइन पैटर्न्स में ये यूज़ करते हैं कि जितना अच्छा तजुर्बा होगा उसका जो डिज़ाइन का पैटर्न होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा। प्रोमोट रीयूजेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, डेवलपर्स रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो सकें, और ये रिडंडेंसी को कम करती हैं और जो डेवलपमेंट होती है उससे टाइम हमारा सेव होता है। फिर हमारा इससे आगे आ जाता है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स बनाने के जो डिज़ाइन पैटर्न होते हैं हम उसमें इसको यूज़ करते हैं।
क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स का काम ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट के को कैसे हम क्रिएट करना है और उसका तरीका कौन सा स्पेसिफाइड तरीका होगा जिसकी वजह से हमने उसको क्रिएट करना है। इसका फ़ायदा ये है कि सिस्टम ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन प्रोसेस से ना हम इससे ये जो पैटर्न है ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि कैसे कब और किस तरह हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है ये सब हम स्ट्रक्चर तरीके को मैनेज करने की वजह से हम इसको यूजेबल लेके आ सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है, इसमें हमारे पास फर्दर पॉइंट्स है, सिंगलटन है, प्रोटोटाइप है, बिल्डर पैटर्न है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न है, फैक्ट्री मेथड पैटर्न है। इसकी हम डिटेल्स देख लेते हैं। सिंगलटन पैटर्न में ये होता है कि ऐसी क्लास जो सिर्फ एक दफ़ा इंस्टेंस बनाए और जो ग्लोबल एक्सेस होती है उसको प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पर डाटाबेस कनेक्शन है, ताकि हर दफ़ा नए कनेक्शन ना बनाना पड़े, उसके अंदर एक ही डाटाबेस कनेक्शन है तो उसके अंदर सिंगल ही पैटर्न होगा, वही बार बार हमारा यूज़ होना है। फिर फैक्ट्री मेथड पैटर्न में ये होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है बिना ये स्पेसिफाई किया कि कौन सी एग्जैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। मिसाल के तौर पर डिफरेंट पेमेंट मेथड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, UPI, ETC और भी हम कोई ऐड कर सकते हैं इसके अंदर मिसाल के तौर पर। फिर हमारे पास आ जाती है ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। इसमें यह होता है कि रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है ना उसको हमने इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है। और बिल्डर में हमारे पास ये होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को हमने स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर कार की मैन्युफैक्चरिंग है, उसका हमने इंजन बनाना है, व्हील बनाना है, बॉडी बनानी है, उसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। फिर प्रोटोटाइप में आ जाता है एग्जिस्टिंग जो हमारे पास पहले से मौजूद जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कॉपी करके नए ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना होता है। मिसाल के तौर पर गेम क्रिएटिंग जो हमारे पास कोई करैक्टर है तो उसको हमने मल्टीपल कॉपीज़ बना के तो हमने टेस्टिंग करने के लिए या उसमें एडिशन करके चेक करना है कि हमारा ये सिस्टम इस तरह चलेगा। बाद में हम उसमें जो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है, जो हमारे पास रियल रिक्वायरमेंट्स है उसको हम ऐड करके तो उसको हम पूरा कर सकेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में ये होता है कि स्ट्रक्चरल पैटर्न्स का ताल्लुक इस बात से होता है कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है ना वो हमने कैसा बनाना है, इसको हमने मेंटेन करना होता है सिस्टम स्ट्रक्चर पैटर्न्स को यूज़ करके। ये इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं ताकि जो इंटरफेसेस या इम्प्लीमेंटेशन होती है ना उनको हम बेहतर तरीके से कंपोज कर सकें। इसके जो डायग्राम है हम इसके जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन पैटर्न्स होती हैं उसकी मतलब कि जो एग्जाम होती हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास इसमें अडॉप्टर पैटर्न आ गया, इसमें हम येलो पैटर्न करके नाम दिया हुआ जैसे डायग्राम से, इसमें हम ये ऐड कर देते हैं। अडॉप्टर पैटर्न में ये होता है कि ये इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस के साथ काम करता है। मतलब कि लैपटॉप चार्जर जो अडॉप्टर है वो डिफरेंट वोल्टेज को की डिवाइसेस के लिए काम करता है। ठीक है, एक हमारे पास ये एग्जांपल हो सकती है। फिर इससे आगे हमारे पास ब्रिज पैटर्न हो सकता है, ये अब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन को अलग करता है ताकि चेंजेस हमारे साथ आसानी से हैंडल हो सकें। एग्जांपल में हम देखें कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हम ग्राफिक्स जो है वो डिफरेंट इंजन्स उसके लिए यूज़ करते हैं, ग्राफिक इंजन्स जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। कंपोजिट पैटर्न में हमारे पास ये अलाउ करता है कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का हमने एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है। फिर डेकोरेटर पैटर्न में ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डायनामिकली नए फीचर्स ऐड कर सकता है या बिना किसी बेस स्ट्रक्चर के भी वो चेंज किया जा सकता है। फिर फुकेट पैटर्न में हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स का होम स्क्रीन जो बैकएंड के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को हाइड करता है। फिर प्रॉक्सी पैटर्न आता है हमारे पास, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका हमने प्लेस होल्डर प्रोवाइड करना होता है ताकि जो परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी है वो बेहतर हो सके। उसमें हम यूज़ कर सकते हैं VPN प्रॉक्सी सर्वर जो सिक्योर और प्राइवेट एक्सेस देते हैं हमें। और फ्लाईवेट इसमें पैटर्न आ जाता है, लार्ज नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें हमने जो स्टेट को हमने शेयर करना होता है उसको हम इसमें ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर गेम डेवलपमेंट में हम सेम टाइप के जो दुश्मन है या एनिमीज़ हैं या ट्रीज़ है उनको हम यूज़ करके पूरा जो इन्वायरमेंट है हम उसको बना सकते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बिहेवियरल पैटर्न्स। बिहेवियरल पैटर्न में इसका ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के दरमियान काम करने का जो तरीका होता है ना उसका हमने बिहेवियर देखना होता है, उनका आपस में कम्युनिकेशन कैसा है, वो स्मूथली एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं। ये जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं ना ये कॉम्प्लेक्स कंट्रोल फ्लोस को ना मैनेज करने के लिए मदद देते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी जो सिस्टम की डाटा फ्लोज है या उसकी और भी क्लासेस का आपस में कम्युनिकेशन है, उसकी जो बिहेवियर होता है ना आपस में अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो हम उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स। इसके हम जो सारे पॉइंट्स हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वर पैटर्न।
इसमें ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है ना, तो सारे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स को भी नोटिफाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन जो सिस्टम है, जिसमें नई वीडियोस का नोटिफिकेशन हमें मिलता है, तो इसमें जो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें अगर चेंजिंग आती है तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसमें नोटिफाई आ जाता है। फिर आगे हमारा आ जाता है स्ट्रेटजी पैटर्न। एल्गोरिथम्स को हमने इनकैप्सुलेट करके उनकी जो इंटरचेंजेबिलिटी होती है उसको हमने प्रोवाइड करना होता है। मिसाल के तौर पर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, उसको हमने यूज़ किया, कोई मर्ज सॉर्ट है या क्विक सॉर्ट है, तो जो डायनेमिकली चेंजिंग उसमें डाल सकते हैं सिस्टम के अंदर, मतलब कि वो समझ लें वो ऑटोमेटिकली उसमें कोई सिस्टम ऐड हम कर सकते हैं, या कोड इस तरह का होगा कि जिसको हमने नेविगेट करना है तो वो उसमें कोई इस तरह का स्ट्रेटजी पैटर्न को यूज़ करेंगे। फिर हमारा स्टेट पैटर्न आ जाता है। ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है उसका इंटरनल स्टेट के जो मतलब होती है उसको हमने चेंजिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक सिग्नल जो रेड, येलो और ग्रीन है, उनके स्टेट्स को हमने चेंज करना है, वो कैसे करेंगे, इनका बिहेवियर कैसे होगा, वो हमने इसमें ऐड करना होता है। फिर कमांड पैटर्न में ये होता है कि रिक्वेस्ट को जो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में हमने ना इनकैप्सुलेट करना होता है, ताकि उनको हमने क्यू या लॉग्स के स्टोर में हम जो स्टोर कर सकें, क्यू या लॉग्स के सूरत में हम स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो एग्जांपल हम ले लें कि अनडू या रीडू की जो फंक्शनैलिटी होती है ना टेक्स्ट एडिटर्स में, उसका ये काम होता है कि ये कमांड पैटर्न को यूज़ करते हैं। फिर चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न में ये आ जाता है कि रिक्वेस्ट को एक चेन ऑफ होल्डर्स के थ्रू पास करता है, जब तक ना जो सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए ना वो ना मिल सके। इसमें हम ये देखें, मिसाल के तौर पर कस्टमर जो सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें हमने टिकट डिफरेंट लेवल्स पर फॉरवर्ड करनी होती हैं, ये हमारे पास एक चेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न है। एक चेंज के तहत ही वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरा करता है। फिर मेडिएटर पैटर्न में आ जाता है हमारा कि एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन को हैंडल करता है। मिसाल के तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल है जो मल्टीपल एयरलाइंस के कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। फिर मोमेंटो जो पैटर्न होता है उसमें यह है कि ऑब्जेक्ट के जो इंटरनल स्टेट को स्टोर करता है, ताकि जो फ्यूचर में जो रिस्टोर हमने उनका डाटा करना होता है ना वो पहले ही हम रिस्टोर करके रखा हो। मिसाल के तौर पर गेम चेक पॉइंट्स में जो प्लेयर की प्रोग्रेस होते हैं ना, हमने उसको सेव करके रखा होता है ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें, या उसके जो हमने एनालिसिस करना होता है वो कर सकें। फिर टेम्पलेट हमारे पास मेथड आ जाता है। एल्गोरिथम का जो स्केलेटन डिफाइन करता है ना, इसमें हम टेम्पलेट मेथड को यूज़ करते हैं। जो सब क्लासेस होती हैं उसको हमें कस्टमाइज़ करना होता है। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन पेमेंट जो प्रोसेसिंग है, जिसमें डिफरेंट बैंक्स अपना लॉजिक ऐड करते हैं। फिर विजिटर पैटर्न होता है जो नए ऑपरेशन डिफाइन करने देता है ना, बिना किसी एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई किए। ठीक है, मतलब कि हमने नए ऑपरेशन जो डिफाइन किए हैं, जो उसमें फंक्शन कॉल किए हैं, जो पहले से मौजूद क्लासेस है उसको हमने मॉडिफाई नहीं किया। मसलन के कोड एनालिसिस टूल्स जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को एनालाइज करते हैं। फिर इंटरप्रेटर हमारे पास पैटर्न आ जाते हैं, इसमें लैंग्वेज के जो ग्रामर और रूल्स होते हैं हमने उनको इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ करना होता है। मतलब कि उनकी हर एक लाइन को हमने चेक करना होता है कि ये सही से काम करेगा कि नहीं। इसमें हम अगर देखें कि एसक्यूएल जो क्यूरी हमारे पास लैंग्वेज है, उसकी जो प्रोसेसिंग की जो कमांड्स है हमने उसको इंटरप्रेट करना होता है कि हर जो लाइन है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।